होंडा एक्टिवा राजस्थान के सुनसान सड़क पर 75 की स्पीड में भागी जा रही थी। शालिनी उसे ड्राइव कर रही थी और पीछे बैठा था उसका पति राजेश उर्फ राज। एक्सीलेटर जब थोड़ा और घुमाया तो स्कूटी 80 का कांटा छूने लगी। तभी राज ने कहा, सालू आराम से, अभी 15 दिन ही हुए हैं, तुम्हें ड्राइव करना सीखें। लेकिन सालू मान ही नहीं रही थी। शाम होने वाली थी और लॉन्ग ड्राइव करते हुए 2.5 घंटा बीत चुके थे। लगभग 90 किलोमीटर दूर निकल आए थे वह अपने घर से। राज ने कहा, अब घर वापस चलते हैं और हाँ, ड्राइव अब मैं करूँगा। सालू मान गई और स्कूटी रोक दी। दोनों स्कूटी से उतरे और अपनी कमर सीधी की और राज ने ड्राइवर की कमान संभाली। जैसे ही उसने स्कूटी स्टार्ट किया, उसकी नज़र इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर पड़ी, जहां फ्यूल एम्प्टी दिखाई दे रहा था। सामने 800 मीटर दूर वेनिस फोर्ट दिख रहा था, जो इतना बदनाम था कि लोग रात में उस रास्ते में किसी हाल में नहीं जाना चाहते थे। पेट्रोल पंप कम से कम 18 किलोमीटर पीछे घर के रास्ते में पड़ता था, लेकिन क्या वह वहां तक पहुंचने के लिए पेट्रोल अब बचा था? राज ने स्कूटी से उतरकर फ्यूल टैंक चेक किया और उसके चेहरे पर डर के भाव सालू ने साफ पढ़ लिए। सालू एक बहुत ही निडर लड़की थी और उसकी राज से शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। राज ने डर, गुस्से और झुंझलाहट के भाव में कहा, यार तुम ध्यान नहीं दे सकती थी कि फ्यूल ख़त्म हो रहा है? अब क्या करें? ये तो मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही जा सकती है। सालू ने आराम से और शांत भाव में कहा, पास एक गांव है, सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर है, वहीं चलते हैं। किसी से रात भर का आसरा मिल ही जाएगा और सुबह किसी के साथ जाकर पेट्रोल ले आना। तब तक मैं मम्मी को फ़ोन कर देती हूँ। कह के उसने फ़ोन किया और पूरी बात बता के बोली, चिंता ना करें, हम सुबह वापस आ जाएंगे। गांव का रास्ता ठीक फोर्ट के दीवार के बगल से जाता था। राज ने स्कूटी स्टार्ट की और दोनों चल पड़े, लेकिन राज का अंदाज़ा गलत निकला। फोर्ट के 10 कदम आगे ही स्कूटी ने अपना फरमान जारी कर दिया। गांव अभी काफ़ी दूर था तो दोनों ने स्कूटी को धक्का मारना शुरू किया। शाम लगभग ख़त्म होकर रात के मुहाने पर थी और पीछे एक पत्ते की खड़कने की आवाज़ से भी राज का कलेजा मुंह को आ जाता था। अंदाजे से वह 20 मिनट ही चले होंगे कि एक रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी घर की खिड़की से आती है। नज़दीक जाने पर एक छोटा सा बंगलो दिखाई दिया। वह सुनसान में किसने यहाँ बंगला बनाया होगा, वह यही सोच रहे थे कि दोनों की अचानक नज़र वहाँ के दरवाजे पर पड़ी, जो अध खुला हुआ था। स्कूटी धीरे से स्टैंड करके राज ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अंदर झांकने पर बड़ा सा फानूस लटका दिखा, जिसपे तकरीबन 100 से ऊपर मोमबत्तियाँ जल रही थी और उसको ऊपर करने वाली रस्सी के एक पाए में बनी हुक से बंधी हुई थी। देखकर ही किसी अमीर का घर लगता था। राज की अकेले अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी और सालू ने ये बात अच्छे से समझ ली। तुम ना एक नंबर के डरपोक हो, चलो मैं साथ चलती हूँ। इतना कहकर राज से पहले सालू अंदर चली गई। राज भी सांस नहीं अंदर गया। आवाज़ लगाई, कोई है क्या यहाँ? ये पुकारना केवल पुकारना नाहक था, इसे चिल्लाना कहना सही होगा। उसके चिल्लाते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी जो हॉल के दूसरे हिस्से में था, उसने जवाब दिया, अरे भाई चिल्ला क्यों रहे हो? मैं यहीं पर हूँ। अकेले रहते हैं क्या यहाँ? इस बार सवाल सालू ने पूछा और इस आदमी ने कहा, नहीं, मेरी धर्मपत्नी ऊपर सो रही है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर अभी इंजेक्शन लगाकर गए हैं। मेरा नौकर कम ड्राइवर उन्हीं को छोड़ने गया है, अभी आता ही होगा। आप लोग कौन हैं और इस अंधेरे में इधर कैसे? इस बार सवाल उस अधेड़ की तरफ से था। जवाब में सालू ने सारी बात बताई। आप लोगों को इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सारा इलाका भूत प्रेतों के लिए बदनाम है, खासकर यहाँ के राजा मान सिंह के प्रेत की वजह से। खैर रात हो गई है और अब आप वापस भी नहीं जा सकते, तो आप ऊपर के कमरे में आराम कीजिए। कहकर उस आदमी ने आगे बढ़कर उन्हें ऊपर का कमरा दिखाया। दोनों रूम में गए और वॉशरूम यूज़ करके तरोताज़ा हो गए।
तभी नीचे से उस अधेड़ के पुकारने की आवाज़ आई, जो किसी को कह रहा था, बड़ी भूख लगी है, तुझे इतनी देर कैसे हुई? अब फटाफट कहने लगा, और हाँ, 2 मेहमान और आए हैं, उनके लिए भी। थोड़ी देर में उन्हें फिर से आवाज़ आई, जो उन्हें नीचे खाने के लिए बुला रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और नीचे खाने के टेबल पर आ गए। खाना खाते हुए उस अधेड़ ने बात शुरू की, आपको पता है वेनिसगढ़ फोर्ट के राजा भान सिंह ने यह किला क्यों बनवाया था? नहीं, मान सिंह एक तांत्रिक बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? इस सवाल का जवाब में दोनों में से कोई देता उससे पहले ही उस व्यक्ति ने खुद ही कहा, अमर होने की ख्वाहिश। यही है एक ऐसी इच्छा जिसके पीछे इंसान पागल है सदियों से। हालांकि आज तक यह ख्वाहिश किसी की पूरी नहीं हुई है, लेकिन मान सिंह भी इसी ख्वाहिश का गुलाम बन गया था। उस तांत्रिक ने राजा को बताया, अगर आप 5 सालों तक हर अमावस्या की आधी रात किसी नवविवाहित स्त्री का खून करके उसके खून को कढ़ाई में उबाल के और जमा के रखें और उस अघोर मंत्र का 108 बार पाठ करने के बाद उसे खाएं तो आप अमर हो जाएंगे। आपका शरीर व्रत जैसा कठोर हो जाएगा और आपको कभी भी किसी तरह का कोई भी हथियार से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। सालू और राज दोनों चुपचाप होकर उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन राज को घबराहट महसूस हो रही थी। उस बंगले में एक अजीब सा सन्नाटा फैलता जा रहा था। वह अधेड़ अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, तांत्रिक की इस बात का राजा के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने नवविवाहित लड़कियों को गुपचुप तरीके से अपहरण करना शुरू कर दिया और अमावस्या की रात उसकी बलि चढ़ा के तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी। लेकिन नवविवाहित लड़कियों के इस तरह गायब होने की वजह से उस राज्य में शादियां लगभग बंद हो गईं। इस वजह से राजा को बलि के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही थी। महामंत्री, महाराज का आदेश हो तो एक निवेदन करना चाहता है। महामंत्री, कहिए। महाराज, राज्य में कोई भी अपनी लड़की का विवाह नहीं कर रहा, ऐसे में आपको अपनी बलि के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। क्यों ना आप अपने विवाह का प्रस्ताव रखें? ऐसे में लोग हंसी खुशी अपनी लड़कियों की शादी आपसे कर देंगे, क्योंकि आप राजा हैं तो उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता नहीं रहेगी। और आप इस राज्य से दूर एक महल बनवाएं और घोषणा कर दें कि मेरी सभी रानियां अब वहीं रहेंगी। इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा। राजा को ये उपाय जच गया। तब उसने ये फोर्ट बनवाया और शादी करके लड़कियों को यहाँ भेजने लगा। वह हर 20 दिन में एक शादी करता। 3 महीने में ही उसकी कई रानियाँ हो गईं। फिर उसने एक फरमान जारी किया कि वेनिस फोर्ट के सभी झरोखे बंद करवा दिए जाएं। किसी भी रानी को राजा के सिवा कोई और नहीं देखेगा, यहाँ तक उसके माँ बाप भी नहीं। ऐसा करवाते समय उसकी रानियों की संख्या 12 से ऊपर हो चुकी थी। अब उसके पास पूरे साल के लिए नवविवाहित लड़कियाँ मौजूद थी और उसने अपना खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया। इन लड़कियों में से कुछ तो उसके सैनिक और छोटे मंत्रियों की बेटियाँ थीं। 8 लड़कियों की बलि ले चुके राजा की एक दिन तब पोल खुल गई जब एक मंत्री की बेटी वहां से भागने में कामयाब हो गई। तब तक राजा ने 3 और मंत्रियों की बेटियों से विवाह रचा चुका था। उन सभी मंत्रियों ने प्रजा को ये सब बातें बता दी। प्रजा में भयानक असंतोष फैल गया और एक अमावस्या की रात जब राजा इसी फोर्ट की ओर आ रहा था तो उसी के मंत्रियों ने लोगों के साथ मिलकर उसे घेर लिया और उसे जिंदा दफन कर दिया। उस अधेड़ ने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ लोगों में कई दशकों से ये कहानियाँ चल रही हैं। कहते हैं कि राजा को जब दफन किया जा रहा था तो उसकी चीख पुकार से पूरा गांव दहल गया था और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैं मरूंगा नहीं, मैं वापस आऊँगा। उसके बाद से इस इलाके में नवविवाहित लड़कियाँ नहीं आती। यहाँ कोई भी लड़की विवाह के 5 साल बाद ही अपने मैके आती है। आज तक जिस किसी ने भी यह नियम तोड़ा वह लापता हो गई। कहते हैं कि वो राजा और उसकी मंत्री और उसकी तांत्रिक की आत्माएं आज भी यही यहाँ नई नवेली दुल्हन के इंतज़ार में रहती हैं। रात में ठंडक कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन उस अधेड़ की कहानी खत्म होने तक राज पसीने में डूब चुका था। अधेड़ ने कहा,
कि डरने की बात नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, आप लोग सो जाइए ऊपर जाकर। राज और सालू दोनों ऊपर के कमरे में चले गए। सालू तो सो गई, लेकिन राज, उसकी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। आधी रात को उसको बगल के कमरे से कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आई। वह उठकर दीवार के पास गया और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। 2 या 3 लोग बहुत धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। पहला, अमावस्या आज रात 3 बजे तक ही है, हमें जो करना है वो उससे पहले ही करना होगा। दूसरा, महाराज कहें तो इससे पहले इस लड़के को ख़त्म कर देते हैं, लड़की को आराम से अपने वश में किया जा सकता है। तीसरा, नहीं, हमने अनजाने में ही सही, लेकिन उस लड़के को कह दिया है कि आपको कुछ नहीं होगा, अतः उसे मारना उचित नहीं। उसके सोने पर हम उस लड़की को उल्टा लटका के बलि चढ़ाएंगे। अचानक से कुछ आवाज़ हुई और तीनों चुप हो गए। कहाँ से आई ये आवाज़? राज जब दीवार से लगकर उनकी बातें सुन रहा था तो उसका हाथ वहीं टंगे आईने से टकरा जाने की वजह से ही वो आवाज़ आई थी। राज भी ये बात समझ चुका था और जल्दी से बिस्तर पर चला गया। मौत का खौफ उसके दिलो दिमाग में घर कर गया था और कलेजा पसीलियों को तोड़कर बाहर निकलने को बेताब था। वो तीनों उसके अंदर दरवाजे तक आए और दरवाज़ा खोलकर अंदर देखकर चले गए। राज ने धीरे से सालू को जगाया और उसे पूरी बात बताई। शुरू में तो सालू भी काफ़ी घबरा गई, लेकिन तुरंत ही उसका दिमाग चला और उसने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं। मोबाइल को 2-3 बार फ्लाइट मोड पर डालकर वापस हटाया, फिर भी नेटवर्क का नामो निशान नहीं। अब क्या करें? तभी बिजली आ गई और साइड टेबल पे रखा लैंप जल गया तो राज बहुत घबरा गया। सालू भी घबराई, लेकिन तुरंत उसका दिमाग काम किया। देखो, यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा, इन लोगों को बलि चढ़ानी है और बलि जिंदा लोगों की ही चढ़ाई जा सकती है। अगर मैं मर गई तो ये बलि नहीं दे पाएंगे। राज की समझ में कुछ नहीं आया कि सालू क्या कह रही है। सालू ने तुरंत राज को सारी बात समझा दी और हिम्मत से काम लेने को कहा। उसने कहा, मोबाइल का नेटवर्क भी आ जाएगा जब हम ये सारे भूत मुझे अपना कोई काम का नहीं समझेंगे। फिर राज ने सालू के कहे मुताबिक अपना काम शुरू किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और रोना धोना शुरू कर दिया। अरे कोई है, जल्दी आओ, प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लो। आवाज़ सुनकर वह तीनों के तीनों दौड़े आए और दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। सालू बेड पर मरी हुई पड़ी थी। एक ने पूछा, क्या हुआ इसे? मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा तो वापस आया तो ये ठंडी पड़ी हुई थी। एक आदमी ने आगे आकर नब्ज चेक की और महाराज को बताया, ये मर चुकी है। राज ने कहा। राज रोते हुए बोला, मेरी प्यारी बीवी, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई? अब मैं क्या करूं? नेटवर्क भी नहीं आ रहा, तुम्हें कैसे ले जाऊं? महाराज ने बोला, आप घबराइए मत, हमारा नौकर आपको मेरी जेब से आपके घर छोड़ देगा, आप इन्हें उठाकर बस लाद दीजिए। राज ने तुरंत कहा, जी हमें हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, इसका पोस्टमार्टम किए बिना मैं किसी से कुछ कैसे कहूँगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सुनो, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दो और इनकी स्कूटी को ब्लोरो के पीछे वाले डाले में लाद दो। सारा काम हुआ और ब्लोरो हॉस्पिटल रवाना हो गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही सालू को इमरजेंसी में ले जाया गया। स्कूटी को उतार कर वो आदमी वापस चला गया। हॉस्पिटल में राज ने डॉक्टर को तुरंत सब समझा दिया और बस 5 मिनट में ही सालू खांसते हुए उठ बैठी। राज की जान में जान आई। हुआ यूँ कि जैसे ही लाइट आई, सालू को शिवाजी फिल्म का रजनीकांत का वो सीन याद आया जिसमें वो बिजली का झटका लेकर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। लेकिन इस आइडिया पर राज राजी नहीं था। लेकिन सालू ने कहा, देखो मरना तो है, फिर भी एक रिस्क लेना तो बनता है। इन भूतों से बचने का कोई और आइडिया है तो बताओ। राज का दिमाग तो वैसे ही काम करना बंद कर दिया था। आइडिया क्या खाक आया था। चुपचाप उसने टेबल लैंप का बल्ब खोला और सालू ने होल्डर में उंगलियां घुसा दी। एक ज़बरदस्त झटका और सालू बेड पर गिर गई। फिर बाकी बातों और हॉस्पिटल पहुंचने में आधे घंटे का टाइम लगा। हॉस्पिटल पहुंच के CPR और डिफिब्रिलेटर की मदद से उसके प्राण वापस आ गए और सालू होश में आते ही बोली, अब कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं।